नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं एंडिवर प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं एक बेहतरीन प्रस्तुति देने वाला हूं। इसका नाम है जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एंड रिजर्वेशन बिल्स 2023। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं रवि मोहन शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो लगातार ट्रेंड में बना हुआ है और लगातार चर्चा का विषय भी है। ये पिछले 2 साल से लगातार जम्मू कश्मीर जो है चर्चा का विषय है और इसके अंतर्गत हमें कुछ चीजों को या कुछ विषय वस्तु को पढ़ने की आवश्यकता बहुत है। सबसे पहला एक विधेयक आया है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और आरक्षण संशोधन विधेयक। इसको हाल ही में लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 हैज बीन पास्ड इन द लोकसभा से इन दोनों को पास कर दिया गया है और ये बहुत जल्दी जो है क्या हो जाएंगे, यहां पर विधेयक बन गए हैं भाई। विधेयक जो कि बन जाएंगे, आगे देखेंगे। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 को संशोधित करता है। किसकी बात की जा रही है? यदि संशोधन विधेयक जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक की बात की जाएगी तो वो 2004 को संशोधित करता है। मैं यहां पे आरक्षण लगा रहा हूं, रिजर्वेशन लगा रहा हूं। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं, आरक्षण की बात कर रहा हूं। तो आरक्षण संशोधन विधेयक जो लाया गया है वो 2004 का है। इसमें अधिनियम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों को आरक्षण देता है। फिर बात करेंगे हम लोग आगे। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में गुज्जरों के साथ पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रावधान है। इसमें क्या किया गया है? गुज्जरों के साथ साथ पहाड़ियों के अनुसूचित जनजातियों को दर्जा देने का प्रावधान है। आगे इसमें देखेंगे जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार उस वर्ग को जिन्हें पहले कमजोर और वंचित वर्ग यानी कि सामाजिक जाति के रूप में जाना जाता था, अब अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी इस विधेयक से कमजोर और वंचित वर्ग की परिभाषा अब हटा दी गई है। क्या कर दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? इस विधेयक से कमजोर और वंचित वर्ग की परिभाषा को हटा दिया गया है। बढ़िया है ये भी। आगे हम लोग यहां पे देखेंगे, अब आएगा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। यह विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संशोधित करता है। यानी कि 2019 में संशोधित करके इसे लाया गया था और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम इसका नाम था। फिर बात करेंगे संशोधित विधेयक जम्मू और कश्मीर राज्य के संघ में पुनर्गठन का प्रावधान करता है, जिसमें जम्मू और कश्मीर विधानमंडल के साथ लद्दाख विधानमंडल के बिना, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर को विधानमंडल के साथ में लिया गया है और लद्दाख को विधानमंडल के बिना लिया गया है। इसमें शामिल किया जाएगा भाई, ठीक है। और किसकी बात की जा रही है? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन प्रावधान की बात की जा रही है। बढ़िया है। यहां पे देखेंगे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 83 करने के लिए 1950 अधिनियम की दूसरी सूची में संशोधन किया है। ध्यान देने वाली बात क्या है? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 83 करने के लिए 1950 अधिनियम की दूसरी सूची में संशोधन किया है। इन 83 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं की गई है। क्या बात की गई है भाई? 83 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं की गई है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें संशोधित विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की प्रभावी संख्या 90 कर दी गई है। कितनी भाई मेरे? 90 सीटें कर दी गई हैं भाई इस विधेयक में संशोधित करने के उपरांत।
यह अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटों की आरक्षित करता है। क्या कहा गया इसमें? अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित करता है। बढ़िया है ये भी। फिर आगे बढ़ेंगे। इस विधेयक के तहत कुल सीटें बढ़कर 119 हो जाएंगी। इस विधेयक के तहत कुल सीटें बढ़कर के कितनी हो जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों? 119 हो जाएंगी। और इन सीटों में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की 24 सीटें भी शामिल की गई हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है। द टोटल सीट्स आल्सो इंक्लूड 24 सीट्स इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान क्षेत्र के 24 सीटों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ये एक मैसेज है पाकिस्तान को कि हम कश्मीर में चुनाव कराना चाह रहे हैं और बहुत तरीके से चुनाव कराएंगे और डंके की चोट पर चुनाव कराएंगे भाई। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस विधेयक में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि कश्मीरी पंडितों को भी 2 सीट आरक्षित करने का प्रावधान दिया गया है। इसमें इन 2 सीटों में से 1 सीट जो रहेगी वो एक महिला के लिए रिजर्व रहेगी। ये 100% बोला गया है, एक महिला के लिए सीट रिजर्व रहेगी। ये 2 सीटों को आरक्षित करने के लिए बात की गई है। फिर बात करेंगे। वहीं पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए 1 सीट आरक्षित करने का प्रावधान बताया गया है। पीओके की बात की गई है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात की गई है। पाक अधिकृत कश्मीर जो कि ऐसा माना जाता है कि जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है, जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अधिकार है। 2 सेगमेंट्स हैं। हम लोग जब मैप देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैप देखेंगे, देखिएगा यहां पर जब मैप देखेंगे, मेरे ख्याल से आप सभी को मैप समझ में आ रहा होगा। यहां देखेंगे, देखिएगा चलिए, ये भारत का मैप हो गया। यहां पर आप जो स्थिति देख रहे हैं, यहां पर एक बार देखिएगा, यहां पर जो क्षेत्र देख रहे हैं उसे पीओके कहा जाता है और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसको सीओके कहा जाता है। इसे पाक अधिकृत कश्मीर या कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है और इसे सीओके यानी कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, चाइना अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक तरफ पाकिस्तान ने और एक तरफ चाइना ने अधिकार क्षेत्र अपने बना रखे हैं भारत के अंदर। वहीं अगर ये हम लोग बात करेंगे तो ये है एलओसी, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है और इसके ठीक बगल से यहीं पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मिलती है जिसे एलएसी कहा जाता है। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? एलओसी और एलएसी की। चूंकि ये आईआर के पार्ट है, इंटरनेशनल अफेयर्स, आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के पार्ट है, तो हमें यहां पे थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। पाक अधिकृत कश्मीर में विस्थापितों के लिए 1 सीट आरक्षित की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बढ़ेंगे हम लोग पुराने बैकग्राउंड की तरफ, पुराने इतिहास की तरफ बढ़ेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या इतिहास यहां पे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा 565 रियासतों की। किसकी बात करूंगा? 565 रियासतों की। बात है 15 अगस्त 1947 की, 15 अगस्त 1947 को, और एक बात आ रही है 14 अगस्त 1947 को। 1947 14 अगस्त से मुझे याद आता है कि इस दिन भारत सरकार ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा की है। विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा की है। बात करेंगे 15 अगस्त की। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मना लिया। क्या हुआ भैया? 14 अगस्त को हम लोगों ने पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया और पाकिस्तान से कह दिया कि भैया आप जाइए, आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। और उनको एक ट्रेन बोल दी गई कि भाई ये आपकी ट्रेन है, जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रहें और जो लोग भारत को छोड़ करके जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं। अब इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान का रास्ता चुन लिया। बहुत सारे लोग यानी कि
जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, मुस्लिम समुदाय थे, उनमें से कई लोग ऐसे थे जो भारत से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। आजाद तो हो गया और आजादी के बाद में पहले प्रधानमंत्री भी बन गए भाई। प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने हैं और राष्ट्रपति यहां पर देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं। तो यहां पर एक समस्या जो मेन आ रही है वो दूसरी आ रही है, गृह मंत्रालय जो है वो दे दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पूरी कहानी को सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मजेदार कहानी है। पूरा जो पार्ट था, जो हिस्सा था गृह मंत्रालय का, पूरा जो भार था, पदभार था, वो किसको दे दिया गया? वो दे दिया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये साम दाम दंड भेद वाले व्यक्ति थे। इन्हें अपना काम कराना बहुत अच्छे से आता था। भाई तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम ऐसे मानोगे, तुम वैसे नहीं मानोगे तो तुम ऐसे मानोगे। मतलब इस व्यक्तित्व को हर चीज का मुआयना करना आता था कि कौन व्यक्ति किस करवट बदलेगा। समझ रहे हैं? तो उनको पूरी जानकारी इससे संबंधित थी। तो इनमें से 565 रियासतें थीं जो भारत में विलय के लिए क्या कर रही थी? प्रयास कर रही थी, लेकिन वो शामिल नहीं हो रही थी क्योंकि उन्हें इस बात का थोड़ा सा अनुमान नहीं था कि पता नहीं बाद में हमारी रियासतों को या हमारे रजवाड़ों को या राजाई क्षेत्र को या राज्य क्षेत्र को छीन लिया जाएगा। ये उनके मन में एक डर भाव पैदा हो चुका था। तो इन 565 रियासतों में से 562 रियासतों ने तो ऐसे ही समर्पण कर दिया भैया। उन्होंने बोल दिया चलो कोई बात नहीं, हम हैंडओवर कर रहे हैं अपने आप को, हम भारत संघ के साथ में मिलने को तैयार हैं। 562 रियासतों ने बिना किसी बात के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपने आप को भारत सरकार को समर्पित कर दिया। 3 रियासतें ऐसी थी मेरे प्यारे बच्चों जो कि भारत संघ में विलय होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, किसी कीमत पर तैयार नहीं थी भाई। और ये 3 रियासतें कौन सी थी? पहली मिलती हम लोगों को जम्मू कश्मीर, दूसरी है जूनागढ़ और तीसरी है हैदराबाद। ये तीनों ही रियासतें क्या कर रही हैं? ये तीनों रियासतें भारत में मिलने से पहले 10 बार सोच रही हैं भाई कि भारत के संग में किसी कीमत पर नहीं मिलना है। उधर जूनागढ़ और हैदराबाद के जो निजाम थे वो पाकिस्तान के बहुत हिमायती थे, वो पाकिस्तान का फेवर चाहते थे भैया। अब ऐसे में हुआ क्या, एक तरफ हैदराबाद का विलय कर दिया गया, हैदराबाद का विलय कर लिया गया था यहां पे देखेंगे सैन्य कार्रवाई के आधार पर, सैन्य कार्रवाई के आधार पर। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन का नाम था पोलो। एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया, ये पुलिस का और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन था। इसके तहत हैदराबाद के निजाम को क्या कर दिया गया? मजबूर कर दिया गया कि भाई तुम पाकिस्तान या भारत में से एक चुन लो और वहां पे शांति से निकल जाओ, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है। अन्यथा आज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको भारत से अगर ये 565 रियासतें भारत संघ में विलय नहीं करती तो आपको यहां से और जूनागढ़ जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ता और आपको वहां की परमिशन लेनी पड़ती और आप कहते कि भाई मुझे जूनागढ़ देश जाना है, मुझे हैदराबाद देश जाना है और मुझे जम्मू कश्मीर देश जाना है। ये देश में तब्दील हो चुके होते और कई ऐसे 565 जो रियासतें थी वो नए देशों में परिवर्तित हो गई होती। लेकिन इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा योगदान था इन रियासतों को एक करने में। हम भोपाल रियासत की बात करें तो भोपाल रियासत के लिए हमें वीजा बनवाना पड़ता है और हमें भोपाल जाने के लिए क्या करना पड़ता? वीजा लेना पड़ता, परमिशन लेनी पड़ती वहां की सरकार से। चर्चा कर रहे हैं फिर हम लोग 565 में से इन्होंने सैन्य कार्रवाई और पुलिस कार्रवाई के आधार पर पोलो ऑपरेशन चला दिया है। जूनागढ़ का विलय हम लोगों ने जनमत संग्रह के आधार पर करा दिया है और जम्मू कश्मीर का विलय हम लोगों ने विलय पत्र के आधार पर करा लिया है। ठीक है, यहां पर जनमत संग्रह हो गया है, वहां पर विलय पत्र। अब बात आती है जम्मू कश्मीर के विलय की। इन दोनों को हम लोग किसी दिन कंप्लीट क्लास करते हुए पढ़ेंगे।
सबसे पहले जब हम लोगों ने विधेयक बनाए हैं जम्मू कश्मीर से लेकर के, तो जम्मू कश्मीर के विलय की कहानी पहले पढ़ लेते हैं। बात आ रही है 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस मनाया गया। 26 अक्टूबर को हाल ही में 2023 में जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस मनाया गया है। ये आप लोगों को फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये है राजा हरी सिंह, और ये भारत का कश्मीर जो है उसके राजा थे, आखिरी राजा थे, और ये डोगरा जनजाति से ताल्लुकात रखते थे। 1947 में इसी दिन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरी सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ध्यान दीजिएगा, 26 अक्टूबर को ही क्या किया था, यहां के राजा हरी सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जारी किया गया। 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस दस्तावेज को निष्पादित करके और भारत के डोमिनियन में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। यानी कि जम्मू कश्मीर जो है भारत संघ में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा इस अधिनियम के तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370-35A को निरसन या निरस्त कर दिया गया और 2020 में पहली बार जम्मू कश्मीर में यह विलय दिवस मनाने का फैसला किया गया था। ध्यान देने वाली बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया था। 370 धारा हटा दी गई थी जम्मू कश्मीर से पहली बार, और पहली बार 2020 में जम्मू कश्मीर में यह विलय दिवस मनाने का फैसला किया गया। आफ्टर द abrogation of Article 370 and 35A on 5 August 2019, it was decided to celebrate the Fusion Day in Jammu and Kashmir for the first time in 2020। आगे बात करेंगे, ये आप लोगों को उस समय के अखबार की एक हेडलाइंस दिखाई दे रही होगी, जम्मू एंड कश्मीर एक्सेशन डे। एक्सेशन नाम दिया गया है, एक्सेशन डे, बढ़िया है। कश्मीर एक्सेस टू इंडिया, बढ़िया है ये भी। भारत का एकीकरण, अब यहां पे देशी रियासतों के एकीकरण की बात होगी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की बात होगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्रों का दो स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म होता है, और इसी अधिनियम के तहत देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे, या तो आप भारत में मिल जाइए, या पाकिस्तान में मिल जाइए, या फिर अपने आप को स्वतंत्र रखें। जम्मू कश्मीर को भी यही इजाजत दी गई कि या तो आप भारत के साथ मिल जाइए, या पाकिस्तान के साथ चले जाइए, या अपने आप को स्वतंत्र रख दें। पाकिस्तान ऐसा नहीं मानने को तैयार हुआ, जम्मू कश्मीर इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर ने कहा कि भाई हम अपने आप को स्वतंत्र रखते हैं, और ना हम भारत में मिलना चाहते हैं, हम ना पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। भाई हमें ना आपसे कोई मतलब है, ना पाकिस्तान से कोई मतलब है, हमें तो अपने आप से मतलब है, हम अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। भारत ने कहा कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, आपका कहना ठीक है, आप अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, एज यू विश, आपकी मर्जी। लेकिन उसी समय हुआ क्या था, कहानी को ऐसे समझिएगा। अब यहां पे पाकिस्तान में एक जनजाति है, उसको कबीलियाई जनजाति कहते हैं। कहा जाता है ये बहुत ही बर्बर जनजाति हुआ करती थी, बहुत बर्बर, इतनी बर्बर जनजाति की इस जनजाति का जब कहानी पढ़ते हैं तो रूह कांप जाती है। इस जनजाति ने, जो कि पाकिस्तान के प्रभावित वाले क्षेत्र में रहती थी, पाकिस्तान ने ही इसको सिखा पढ़ा के भेजा था कि आप जाइए जम्मू कश्मीर में क्या करिए, जाकर के हमला कीजिए, आक्रमण कीजिए, जम्मू कश्मीर को अपने क्षेत्र में विलय करवाइए। भाई ऐसा कोशिश की गई, और ऐसा कोशिश करने के लिए पाकिस्तान ने इनको भारत भेजा जम्मू कश्मीर में। जब ये जम्मू कश्मीर आए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के उस एरिया में, श्रीनगर के उस क्षेत्र में इतने लोगों की, करीबन लाखों लोगों की नृशंस हत्याएं की, छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ में बलात्कार किए गए, और
साथ में ही इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि बहुत गणित कार्य भी किए जिनका अंदाजा किसी भी सरकार को नहीं था। जब ये बात राजा हरि सिंह तक पहुंची, राजा हरि सिंह इस बात से थोड़ा सा विचलित हो गए कि भाई जब राजा मैं हूं यहां का, मैं अपने आप को स्वतंत्र किए बैठा हूं, फिर यहां के बासिंदों को या पाकिस्तान या भारत के बासिंदों को क्या परेशानी हो रही है। लेकिन भारत ने कोई कार्य न करते हुए पाकिस्तान ने जब तक उस पर हमला कर दिया। अब यहां के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से क्या मांगी? मदद मांगी। भारत सरकार को पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने बकायदा मांग लिखी और बोला कि हम भारत से मित्रता करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि भारत को हमारी मदद करनी होगी, हमें कबीलियाई जनजाति से बचाना होगा, हमें पाकिस्तान सरकार से बचाना होगा। बात चल रही है। उसी समय देशी रियासतों के भारत में विलय हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक नेतृत्व बनाया गया। इस नेतृत्व में एक रियासती मंत्रालय बनाया गया जिसके सचिव थे बीपी मेनन साहब। इन बीपी मेनन साहब को जम्मू कश्मीर पहुंचाया गया राजा हरि सिंह से बात करने के लिए, लेकिन गनीमत रही कि राजा हरि सिंह उस समय मिल नहीं पाए। ये शिकार हेतु कहीं गए थे, नहीं मिल पाए, ये वापस लौट आए। पहली बार जब ये गए थे तो इन्होंने मिलने से मना कर दिया था, इन्होंने मना कर दिया था कि भाई वो है ही नहीं, लेकिन वो उसी समय शयन कक्ष में थे। दूसरी बार गए हैं तो दूसरी बार ही मिलने से मना कर दिया। इस बार तीसरी बार इन्होंने खुद मिलाया है, लेकिन ये थे नहीं। जब नहीं थे तो एक नेहरू साहब के एक दोस्त थे, नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में कहा जाता है प्यारे बच्चों कि ये भारत के हित में सोचने वाले व्यक्ति थे, हमेशा भारत को लेकर के पैरवी करते रहते थे और भारत के इन मामलों में बहुत आगे रहते थे कि किसी भी तरह से भारत के लोगों को कोई समस्या ना हो। अब चूंकि ये राजा हरि सिंह और यहीं पर बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू, दोनों के कॉमन फ्रेंड थे, म्यूचुअल फ्रेंड थे। इन्होंने कोशिश की कि इनको क्या किया जाए, इनको पहुंचाया जाए। तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब को पहुंचाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन साहब से बात हुई। लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको समझाया कि देखिए आपका इस समय फायदा जो है भारत के साथ मिलने में ही है और आप इस बात को सर्वथा स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्टेड कर लीजिए भाई। उन्होंने कहा हम विचार करते हैं, लेकिन पहले भारत को हमारी मदद करनी पड़ेगी। भारत इस बात पे अड़ा रहा कि पहले आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए, उसके बाद में क्या होगा, हम मदद करेंगे। जब आखिरी समय तक ऐसी कोई उम्मीद नहीं मिली तो राजा हरि सिंह एक रात्रि सो रहे थे और सोते में ही अपने दरबारी को, जो दरबारी प्रमुख थे, उनको बुलाया। उन्होंने कहा यदि मैंने भारत सरकार से बात कर रखी है, मैं भारत सरकार में मिलने को तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है भारत सरकार से। यदि भारत सरकार कल सुबह तक यदि न आए मेरी मदद करने के लिए तो मुझे सोते में ही गोली मार दीजिएगा, क्योंकि ये जो घटनाक्रम जम्मू कश्मीर में हो रहा है मैं इसे नहीं देख पाऊंगा। अब देखिएगा यहां से कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी क्या है। भारत सरकार ने विलय के लिए आगे हाथ बढ़ा दिए हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में मुस्लिम संप्रदाय के लोग बहुसंख्यक हैं, किंतु वहां का राजा एक हिंदू महाराजा हरि सिंह था। राजा ने विभाजन के बाद कश्मीर की प्रभुसत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से भारत और पाक के साथ यथास्थिति बनाए रखने के समझौते का प्रस्ताव दोनों सरकार के पास भेजा। आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार ने उनके प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया, परंतु पाकिस्तान ने इसे एक अवसर के रूप में देखा था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान सेना के कर्नल थे अकबर खान, इनके नेतृत्व में कबायली छापा मारों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इसे ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया गया था, जैसा कि मैंने बताया था। कबायली आक्रमण यहां पर हो चुका था। इस आक्रमण से राजा ने भयभीत होकर भारत से सहायता मांगी। 24 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में रक्षा समिति की बैठक हुई, जो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सर्वप्रथम महाराजा हरि सिंह को भारत के साथ विलय के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए, तभी भारत मदद करेगा। मैंने बताया था ऑन 24 अक्टूबर ए मीटिंग ऑफ डिफेंस कमिटी वाज हेल्ड अंडर द chairmanship of Lord Mountbatten, which came to the
conclusion that first of all Maharaja Hari Singh should accept the proposal of merger with India and India would be able to help। यदि आप भारत संघ में विलय करते हैं तो ही भारत क्या करना करेगा, आपकी मदद करेगा। ये इस विलय पत्र में कहा गया। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं भाई। विलय पत्र में यह व्यवस्था की गई थी कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भारत को प्रतिरक्षा, विदेश मंत्रालय यानी कि विदेश मामलों तथा संचार के अधिकार प्राप्त हों तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात जनमत संग्रह करवाया जाएगा। ठीक है, रेफरेंडम जिसे कहते हैं जनमत संग्रह, रेफरेंडम वुड बी कंडक्टेड आफ्टर द एंड ऑफ द वार। भारत की सेना ने जम्मू रियासत के, कश्मीर रियासत के लगभग 2/3 भूभाग को आक्रमणकारियों से खाली कर लिया, किंतु 1/3 भूभाग पर पाकिस्तान का कब्जा बना रहा। भारत को यह टास्क दिया गया था कि सुबह तक आप लोग प्लीज आ जाइएगा, अन्यथा बहुत बड़ा गदर भाई यहां पे हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने सुबह 5 बजे से अपने हवाई जो विमान थे उनको तैयार कर लिया, लड़ाकू विमानों को तैयार कर लिया और वो तैयार हो गए थे उड़ने के लिए। सुबह जाकर के जम्मू कश्मीर में उन्होंने लैंड करा दिया और इस तरीके से पाकिस्तान में कबायलियों को खदेड़ दिया। अतः भारत ने 31 दिसंबर 1947 को यह मामला संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में उठा दिया। किस बात का मुद्दा उठाया था भाई? यह मामला संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में उठाया था। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को संघ के प्रस्ताव के अनुसार सभी मोर्चों पर युद्ध विराम लागू कर दिया गया। युद्ध विराम रेखा जो नियंत्रण रेखा एलओसी कहलाती है, इसके अनुसार 32,000 देखिए लड़ाई वहीं रोक दी गई थी। और भारत ने यह मुद्दा यूएन में इस बात से उठाया था कि देखिए जब कोई व्यक्ति हमारे साथ में आने को तैयार है तो दूसरे देश को क्यों आपत्ति हो रही है इस बात पे। पाकिस्तान ने यह मुद्दा उठाया था यूएन में कि भाई भारत जबरदस्ती उसका विलय अपने साथ में कराना चाह रहा है। 1 जनवरी 1949 को संघ के प्रस्ताव पर मोर्चों पर युद्ध विराम लगा दिया, एलओसी की रेखा खींच दी गई और इस एलओसी रेखा 32,000 किलोमीटर की पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर नाम दिया जाता है। 32,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान ने रख लिया, जिसे क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? इसे बोला जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। तब जम्मू कश्मीर को संविधान की अनुच्छेद 370 का अधीन विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। इसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और इसमें बहुत सारे कठोर कानून लागू कर दिए गए। यहां पर कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था, यहां के भूखंड को नहीं खरीद सकता था। जो नौकरी निकलेंगी उन पर सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का ही अधिकार होगा। ऐसे कुछ कानून जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें लागू कर दिए गए। केंद्र शासित प्रदेश इसे बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। किसको बनाया गया था? जम्मू और कश्मीर को। ये आप लोग देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय जो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था वो है। ये पाक अधिकृत कश्मीर है जिसे गिलगिट या बलूचिस्तान कहा जाता है। यहां पर अफगानिस्तान आप लोगों को दिख जाएगा, यहीं पर कश्मीर है, आजाद कश्मीर। ठीक है, आजाद कश्मीर कहा जाता है इसे। यहीं पर एक और चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, अक्साई चीन या चीन द्वारा कब्जाई गई भारत भूमि, इसे COK कहा जाता है और इसे POK कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब जब किसकी बात कर रहे हैं? 26 अक्टूबर 1947 को ये स्थिति थी। अब चूंकि केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो थोड़ा सा स्थिति जो है चेंज हो गई है। तो ये थी पूरी कहानी जो कि जम्मू कश्मीर के उस शासन की थी, जम्मू कश्मीर के उस एरिया की थी, उस भाग की थी, जो बताता है कि जम्मू कश्मीर शुरुआत में किस तरीके से, जम्मू कश्मीर की जो वादी है वो किस तरीके से क्षतिग्रस्त होती रही थी। और आज भी हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की वादियों में कहीं ना कहीं खून की होलियां जो कि खेली जाती हैं आज भी। क्यों? क्योंकि आतंकवाद एक बड़ा चेहरा है यहां पर।
इस आतंकवाद को हमें मिलजुल कर रोकना होगा। आतंक किसी भी समस्या का हल कभी नहीं होता है और आतंक के मंसूबों से न ही किसी देश को हड़पा जा सकता है, यह भी श्योर है। कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों इस 30 मिनट के सेशन का एक भाग, जिसमें मैंने बताया आप लोगों को कि किस तरीके से नया कानून बना है और पुराना इतिहास इसका क्या कहता है। आप सभी को समझ में आया होगा 100%। वादा करता हूं आप सभी का, यदि आप लोग किसी भी बड़ी परीक्षा की ओर जा रहे हैं, आपसे कोई प्रश्न यहां से नहीं छूटेगा। ठीक है, यहां पे हम लोग देखेंगे, यह है एंडेवर प्रेप का आप लोगों को हमारा ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म है। यहां पे ये टेलीग्राम चैनल है एंडेवर प्रेप टेलीग्राम, फेसबुक का पेज भी है और एंडेवर प्रेप ऑफिशियल, endeavorprep.com वेबसाइट भी है। एंडेवर प्रेप का ये इंस्टाग्राम चैनल भी है और ट्विटर का अकाउंट भी है हम लोगों का। लिंक्डइन भी है, हम लोग जो लिंक्डइन पे यूज करते हैं, और यूट्यूब जिसे आप फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा भैया। तो ये हो गया हमारा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक और अपने भाई बंधुओं तक जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।